जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 17 जून 2026 और 17 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का प्रश्न है, विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। ए 5.8%, बी 6.6%, सी 7.2%, डी 7.7%। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर बताने के पहले सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो विश्व बैंक के अनुसार हमारी जो वार्षिक वृद्धि यानी कि जीडीपी वृद्धि दर होगी 2026-27 के लिए, वो होगी 6.6%। ये किसके आधार पर है? वैश्विक आधार पर है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर थी 7.7%, 27-28 में 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ष में 2 बार जारी होता है। भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। कुछ और रेटिंग देख लेते हैं। जैसे हाल ही में विश्व बैंक ने हमारे भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है 2026-27 के लिए वह 6.6% रखा है। आरबीआई ने 6.6% रखा है। बीएमआई फिंच ग्रुप ने 6.6% रखा है। वहीं आईएमएफ ग्रुप ने 6.5% रखा है और फिच रेटिंग ने इसे 6.4% रखा है और आर्थिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे 6.1% से बीच और 7.2% के बीच में रखा है। तो ये वे परसेंटेज है जिन्हें भारत 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर किस प्रकार रहेगी, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग जारी किया है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो डबल आईएमपी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बॉर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया गया है। ए अमित शाह, बी एस जयशंकर, सी नरेंद्र मोदी जी, डी द्रौपदी मुर्मू। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ के क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि पहली बात तो कि ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अवार्ड किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्लोवाकिया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद भारत का ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद पहली बार वहां पर राजकीय सम्मान के साथ गए और वहां पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। तो इसका जो सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो स्लोवाकिया गए हैं। तो इतने क्वेश्चन तो इस प्रश्न से बन गए हैं। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास और सम्मान भारत के नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। और किसने प्रदान किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पेटर पेलेग्रिनी इसके सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान भारत के 140 करोड़ नागरिकों और भारत स्लोवाकिया मित्रता को समर्पित किया है। यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा। चलिए अब बात आई है नरेंद्र मोदी जी की। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न देशों से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जैसे स्लोवाकिया, आपको पता हो गया कि स्लोवाकिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। वहीं नार्वे ने भी नार्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को। और स्वीडन ने भी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। स्वीडन ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और यह देश का सबसे पुराना और सर्वोच्च सम्मान माना जाता है स्वीडन का। उसी प्रकार इजराइल की संसद ने सर्वोच्च संसदीय सम्मान
स्पीकर ऑफ द कैबिनेट मेडल से सम्मानित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इनका नाम और देश का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर करेंट अफेयर्स को रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं तो आपके सारे करेंट अफेयर्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध माट लोक गायिका गावरी देवी, जिनका 11 जून 2026 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ए जैसलमेर, बी पाली, सी बाड़मेर, डी जोधपुर। डियर स्टूडेंट्स, का जो सही आंसर है वो है बाड़मेर। राजस्थान की माड लोक गायिका है गावरी देवी, बुजुर्ग महिला है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका निधन 11 जून 2026 को पाली में हुआ। और राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय लोक संगीत शैलियों में से एक है। गावरी देवी का जन्म बाड़मेर जिले के कोरान गांव में हुआ था। उनका प्रसिद्ध लोकगीत है मोरे बोले रे थे। माट संगीत का विशेष प्रसार पश्चिमी राजस्थान के राजस्थानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि गावरी देवी कौन सा गीत गाती थी? तो माड लोक कला कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। अब निधन की बात आई है तो देख लेते हैं। माधव गाडविल जी का निधन हो गया, जो कि पर्यावरणविद थे। अभिजीत मजूमदार जी का निधन हो गया, जो कि संगीतकार थे। और मनोज कोठारी जी का निधन हो गया, जो कि बिलियर्ड्स चैंपियन थे। सुरेश कलमाड़ी जी का निधन हो गया, जो कि ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। आंद्रे बेतेली का निधन हो गया, जो समाजशास्त्री थे। और ह्यूग गैंटर का निधन हो गया, नौसेना अधिकारी थे और यात्रा लेखक थे। प्रवीणा देशपांडे अभिनेत्री थी, निधन हो गया। अजित पवार जी का निधन हो गया, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। एच.के. दुआ, जिनका निधन हो गया, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य। बीरन सिंह एंटी जी का निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हो गया, प्रसिद्ध गायिका थी। मोहसिना किदवई, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, निधन हो गया। कुशल दास, जो कि भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व महासचिव रहे हैं। मधु मल्होत्रा जी का निधन हो गया, जो कि हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री रही हैं। तो ये उन व्यक्तियों के नाम हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, सेंस फ्रांसिस्को वर्ल्ड स्पिरिट कंपटीशन SFWSC 2026 में डबल गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय सिंगल्स मॉल्ट विस्की कौन सी है? ए अमृत फ्यूजन, बी प्रज्ञानंद मनसा, सी देवंश जियानंद इंडियन सिंगल मॉल्ट, डी पॉल जॉन ब्रिलियंस। डियर स्टूडेंट, तो एक कंपटीशन हुआ था सेंस फ्रांसिस्को में, वो विस्की से संबंधित था। तो इसने प्राइज जीता है देवंश जियानंद इंडियन सिंगल मॉल्ट। सैन फ्रांसिस्को में यह आयोजित हुआ था वर्ल्ड स्पिरिट्स कॉम्पिटिशन, जिसमें सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड स्प्राइट कॉम्पिटिशन विश्व की प्रतिष्ठित स्प्राइट प्रतियोगिता में से एक है। और डबल गोल्ड मेडल तब दिया जाता है जब सभी निर्णायक किसी उत्पाद को गोल्ड रेटिंग देते हैं, और यह रेटिंग अभी दिया गया है, हमारे देश से संबंधित है। ज्ञानचंद मनासा को इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला है। दोनों विश्व को इंटरनेशनल स्पिरिट चैलेंज 2026 में सिल्वर मेडल मिला है। देवंश मॉडर्न इंडियन सिंगल मार्ट का जो मुख्यालय है वो जम्मू में है, याद रखिएगा। और कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं प्रेम धवन। ठीक है, ये विस्की है जिसको अवार्ड मिला गया है। विस्की को मिल रहा है, कोई और अच्छी चीज़ मिलना चाहिए, जैसे प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स हो गया, शांति के लिए इंडेक्स अच्छी होने चाहिए, रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, और शिक्षा के लिए रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। इस सब पर भी प्रयास चल रहा है। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम सिस्टम में जाकर के इसको सुधारें, इसलिए कंपटीशन की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किन 2 राज्यों के लिए नए राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है? ए उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश और झारखंड, सी बिहार और तेलंगाना, डी महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश और झारखंड में नए राष्ट्रीय कैडेट कोर का संचालन शुरू होगा, निदेशालय बनाए जाएंगे। NCC रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहले NCC राज्य निदेशालयों की संख्या 19 थी, अब बढ़ जाएगी 2।
पहले आंध्र प्रदेश का एनसीसी प्रशासन तेलंगाना के साथ संयुक्त रूप से था, वहीं झारखंड का एनसीसी प्रशासन बिहार के साथ संयुक्त रूप से था। अब झारखंड और आंध्र प्रदेश में अलग अलग एनसीसी अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर की संस्थाएं संचालित हो जाएंगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात करें तो शॉर्ट में इसे एनसीसी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई और एनसीसी की शुरुआत लगभग 20,000 कैडेटों के साथ हुई थी। वर्तमान में एनसीसी में 20 लाख से अधिक कैडेट हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन माना जाता है, जो एक गवर्नमेंट संगठन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में यात्री सुविधा दिवस किस हवाई अड्डे पर मनाया गया है? ए श्रीनगर हवाई अड्डा, बी लेह हवाई अड्डा, सी जम्मू हवाई अड्डा, डी चंडीगढ़ हवाई अड्डा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है जम्मू हवाई अड्डा यात्री सुविधा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जम्मू हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा और जागरूकता के उद्देश्य से मनाया गया है, जिससे जो कहना चाहिए यात्री अधिक से अधिक आकर्षित हो। जम्मू हवाई अड्डे के निदेशक है देवेंद्र यादव ने इस पहल की शुरुआत की है। हाँ, अमरनाथ यात्रा में ध्यान रखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और सूचना काउंटर स्थापित किए गए हैं। चलिए, और कुछ एयरपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 15 जून 2026 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे शॉर्ट में जेवर कहा जाता है, नोएडा का जेवर स्थान पर है, इसने अपनी व्यावसायिक उड़ानें शुरू कर दी है 15 जून से। हाँ, वहीं पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन कार्यक्रम, जिसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट में किया गया। क्वेश्चन बनता है कि कहाँ किया गया एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन कार्यक्रम? आंसर होगा बेगमपेट। याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित 4 प्रमुख हवाई अड्डों को दुबई जैसे ग्लोबल ट्रांजिट हब के रूप में उन्नत किया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है। तो हवाई अड्डे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए मुंबई, बी दुबई, सी बेंगलुरु, डी लंदन। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन होगा और ये कब से कब होगा? तो ये 3 सितंबर 2026 से बेंगलुरु में शुरू होगा। यह लीग टेक महिंद्रा और फिडे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की संयुक्त पहल के साथ शुरू किया गया है। वर्ष 2026 का चौथा संस्करण भारत में आयोजित होने वाला दूसरा संस्करण है। पहला ग्लोबल चेस लीग सीजन 2023 में दुबई में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 2024 में लंदन में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण भारत में ही मुंबई में आयोजित किया गया था। अब चौथा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा 3 सितंबर 2026 को। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई है चेस की, तो चेस से संबंधित अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे अभी नॉर्वे चेस प्रतियोगिता हुई, कहाँ पर हुई? ओस्लो, नॉर्वे में। इसे जीता किसने? हमारे देश भारत के आर प्रज्ञानंद ने। और महिला में किसने जीता है? बीवी सारा ने। उसी प्रकार फीडे फ्री स्टाइल विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन जर्मनी में किया गया था, बेइसेनहॉस में, और विजेता रहे थे मैग्नस कार्लसन। उसी प्रकार टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का जो आयोजन नीदरलैंड में हुआ था, इसके विजेता रहे थे नोदिरिक बेग, अब्दुस सत्तोरो। वहीं प्राग शतरंज महोत्सव का आयोजन प्राग चेक गणराज्य में किया गया था, विजेता थे नोदिरिक बेग। वहीं फीडे कैडेट्स टूर्नामेंट जो कि साइरस में हुआ था, इसके विजेता थे जाओखिर सिंदारो। तो ये कुछ प्रतियोगिताएं थी चेस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लें इनको भी। डियर स्टूडेंट, जब भी आप मेरा करंट अफेयर्स देते हैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठे रहें, क्योंकि हम एक करंट अफेयर्स के साथ बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुंटूर स्थित लैम्प फार्म के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र
जिसका नाम है RHRS द्वारा जून 2026 में जारी LCA 625 और LCA 643 किस फसल की किस्में हैं? अभी नई फसल की प्रसंस्करण किया गया है, तो इनका नाम क्या है? A हल्दी, B काली मिर्च, C मिर्च, D टमाटर। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है मिर्च। मिर्च की किस्में हैं, नाम याद रखिएगा, LCA 625 और LCA 643। और ये सूखी मिर्च उत्पादन के लिए विकसित की गई नई किस्म है। सूखी मिर्च दोनों प्रकार की मिर्च के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। देखो 625 है LCA, ये सूखी मिर्च का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे सूखी होने के बाद ज़्यादा अच्छी रहेगी। और LCA 643 जो है ये हरी मिर्च और सूखी मिर्च दोनों के लिए उपयुक्त है। स्लोविक हिट यूनिट मिर्च की तीक्ष्णता को मापने का यंत्र है। और जो ASTA यूनिट सूखी मिर्च और मिर्च पाउडर के लाल रंग की तीव्रता को मापती है। और ब्याडगी मिर्च अपने गहरे लाल रंग के कारण मसाला प्रसंस्करण उद्योग में प्रसिद्ध है। ब्याडगी मिर्च की बात आई है तो हाँ, आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्यों में से एक है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में नाश्ता और दूध योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको तो IMP कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। A कर्नाटक, B आंध्र प्रदेश, C तेलंगाना, D तमिलनाडु। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है नाश्ता और दूध योजना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नाश्ता और दूध योजना का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नाश्ता दूध योजना का शुभारंभ तेलंगाना ने कब किया? तो 15 जून 2026 को स्कूल खोलने के साथ ही। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नाश्ता और दूध योजना तेलंगाना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजों के छात्रों को बेहतर पोषण प्रदान करना। इसमें होगा क्या भैया? तो इसमें पूर्व प्राथमिक अर्थात जो नर्सरी क्लास से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया गया है। इसमें नाश्ते में मेनू के रूप में सुबह नाश्ते के साथ दूध या रागी माल्ट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में 1303 सरकारी शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, इसे आगे और बढ़ाया जाएगा। तो नाश्ता और दूध योजना कहाँ की भैया? तेलंगाना की। नोट डाउन कर लें। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। बात आई है तेलंगाना की। तेलंगाना के गवर्नमेंट ने हाल ही में नाश्ता और दूध योजना शुरू की है। वहीं पर आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल सुविधा के विस्तार पर केंद्रित कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने परिषदीय विद्यालय के विद्यार्थियों को स्मार्ट कक्षाओं और आधुनिक शिक्षण संस्थाओं से जोड़ने की पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तपन दिवस 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान WT मारुत पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ किसने और कहां किया? A हरदीप सिंह पुरी, नई दिल्ली, B प्रहलाद जोशी, गोवा, C श्रीमद नाइक, मुंबई, D पीयूष गोयल, बेंगलुरु। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी हमारे नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने WT मेरुट पोर्टल का शुभारंभ किया है। और यह पोर्टल पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत को समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इस किस मंत्रालय ने जारी किया भैया? तो ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE मंत्र और भारतीय पवन टरबाइन विनिर्माता संघ ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.1 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है, जो लगभग 4.6% वार्षिक वृद्धि है। भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता 56.1 गीगावाट से अधिक हो चुकी है और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का बाजार बन गया है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? A डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन, B डॉक्टर गौतम डे, C डॉक्टर अजय कुमार सूद, D डॉक्टर जी नागेश्वर राव। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर गौतम डे। इन्हें EMBO गोल्ड मेडल 2026 से भारतीय मूल के वैज्ञानिक है सम्मानित किया गया है।
इन्होंने यह सम्मान ओमाया डुडिड के साथ साझा किया है। यह पुरस्कार जीव विज्ञान में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर गौतम डे को परमाणु संगठन और कोशिका विभाजन की विकासवादी उत्पत्ति पर शोध के लिए सम्मानित किया है। ये वर्तमान में जर्मनी के हिडलबर्ग में स्थित है। यूरोपियन मैकुलर बायोलॉजी लैबोरेटरी में ग्रुप लीडर के रूप में कार्यरत है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बायो केमिस्ट्री से पढ़ाई की है। बेंगलुरु से NCBS में रिसर्च मास्टर पूरा किया है और इनकी PhD स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से हुई है। गोल्ड मेडल जीवन विज्ञान के क्षेत्र का यूरोप का एक प्रतिष्ठित सम्मान होता है, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट का पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? A कर्नाटक, B महाराष्ट्र, C तेलंगाना, D गुजरात। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो तेलंगाना। खरपतवार नाशक जो पैराक्वाट जो नामक दवाई है, तेलंगाना पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल था और दूसरे नंबर पे उड़ीसा था, क्योंकि खतरनाक खरपतवार नाशक है। पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक अत्यधिक विषैला खरपतवार नाशक है जिसका कोई ज्ञात एंटीडोट नहीं है। इसके सेवन से सांस द्वारा प्रवेश या त्वचा के संपर्क से गंभीर विषाक्तता मृत्यु भी हो सकती है। इसमें 74 देशों में अभी तक बैन है। तेलंगाना सरकार ने कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 27 के तहत इसके निर्माण, बिक्री और उपयोग पर अस्थायी रोक लगा दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम पैराक्वाट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन में 140 करोड़ रुपए की किस परियोजना को मंजूरी दी है? A अमृत भारत स्टेशन योजना, B कवच परियोजना 4.0, C समर्पित माल गलियारा परियोजना, D वंदे भारत रखरखाव केंद्र परियोजना। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है कवच परियोजना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कवन परियोजना 4.0 कहाँ शुरू की गई? याद रखना, ये गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन में शुरू की गई है और लागत कितनी लगी है? तो भैया 140 करोड़ रुपए। कवच जो परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें अगर कोई हादसा होता है, टकरा जाती है या फिर टकराने की संभावना होती है, तो कवच परियोजना के अंतर्गत जो ट्रेन है अपने आप रुक जाती है। ये अहमदाबाद डिवीजन में शुरू होगी। 48 ब्लॉक खंडों को कवर करते हुए 598 किलोमीटर मार्ग पर कवच स्थापित किया जाएगा। इससे पहले डिवीजन के लगभग 702 किलोमीटर मार्ग पर कवच का कार्य पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, सी लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार, डी लेफ्टिनेंट जनरल N.S. राजा सुब्रमण्यम। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नियुक्त किया गया है। ये सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। नाम है इनका लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत 3 स्टार सैन्य अधिकारी है। वर्तमान में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाले NSCS में की गई है। इस पद पर कार्यालय उनका 2027 दिसंबर तक रहेगा। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में, एक मिनट, कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कार्बी आंसलोन हाथकरघा उत्पाद, असम बिहू पेपा, असम बांस शिल्प और देवरी हथकरघा उत्पाद को GI टैग किस राज्य के उत्पाद के रूप में प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है असम। क्वेश्चन ये भी था कि हाल ही में वाणिज्य उड़ान संचालन शुरू करने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेरो ने उड़ान सेवा शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो। अगला क्वेश्चन था, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है एथियन। क्वेश्चन ये भी था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा के रूप में किस देश का दौरा किया है?
इसका सही आंसर है बी, स्लोवाकिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों को लिए शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य योजना हेतु समर्पित पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तपन दिवस 2026 के अवसर पर भारत किस राज्य में पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा के त्वरण की ओर विषय पर सम्मेलन मेजबानी करेगा? सही आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत घरेलू विमानन बाजार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? इसका सही आंसर है तृतीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की पहली महिला कैडेट बैच भारतीय सेना में आधिकारिक रूप में कब कमीशन प्राप्त करने हेतु भारतीय सैन्य अकादमी एनबीए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुई? इसका सही आंसर है 2026। अगला क्वेश्चन है, जीन सालिट जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका सही आंसर है फिल्म समीक्षक और टेलीविजन व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा सबसे पहले किन 2 डाकघरों के बीच में शुरू की गई? इसका जो सही आंसर है मंडी प्रधान डाकघर और रेहधर डाकघर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाई श्रेणी किस राज्य की औद्योगिक नीति 2026 में शामिल की गई है? ए, बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2026 में? इसका सही आंसर है 127वां। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कौन है? सही आंसर है केन विलियमसन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड डे 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ किसने और किस राज्य में किया? तो प्रहलाद जोशी जी, जो कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं केंद्र में, गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा सांसद 2026 का राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन कौन करेंगे? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्रत दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर है 15 जून। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है 6.6%। तो डियर स्टूडेंट, इसका आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।